नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल SK हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दो निबंधों को जो कि बिहार स्टेट के परीक्षाओं से संबंधित है एवं हिंदी की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। पहले हम लोग सरदार पूर्ण सिंह जी का संक्षिप्त में जीवन परिचय जानेंगे, फिर इनका निबंध जानेंगे। इनका निबंध का शीर्षक है आचरण की सभ्यता। इस निबंध का हम लोग सारांश जानेंगे। और दूसरा निबंध है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित गेहूं बनाम गुलाब। इस निबंध को हम लोग पूरा का पूरा निबंध जानेंगे इस वीडियो में। आइए हम लोग जानते हैं पहले इनका जीवन परिचय और इनका सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध, उसके बाद दूसरा निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी जी का, जो कि इस प्रकार से है। हम लोग पहले सरदार पूर्ण सिंह का संक्षिप्त में जीवन परिचय जानेंगे। जन्म इनका हुआ था 17 फरवरी 1881 ईस्वी। जन्म स्थान है एबटाबाद के सलहद ग्राम में। मृत्यु इनका हुआ था 31 मार्च 1931 ईस्वी को। पिता का नाम है श्री सरदार करतार सिंह। इनका रचनाएं हैं सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, जो कि नीट के पाठ्यक्रम पर आधारित है। मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन, कन्यादान, पवित्रता इत्यादि। ये सब रचनाएं सरदार पूर्ण सिंह जी का बहुत ही प्रचलित है। अब हम लोग जानेंगे सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित आचरण की सभ्यता निबंध का सारांश जानेंगे। आचरण की सभ्यता का सारांश। सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता निबंध में विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व सभी से अधिक शुद्ध आचरण को महत्व दिया है। इसके लिए लेखक ने नम्रता, दया, प्रेम और उदारता को हृदय में स्थान देना आवश्यक बताया है। अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के प्रेम और धर्म से सारे जगत का कल्याण होता है। सभी व्यक्तियों को सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। वे शांत और मौन रहकर जगत की भलाई में लगे रहते हैं। सच्चे आचरण का प्रभाव सदैव मानव हृदयों पर पड़ता है। जो पुजारी, मुल्ला या पादरी सच्चे आचरण वाला होता है, उसकी बातें सभी के हृदयों को प्रभावित करती हैं। लेखक ने गरीब, पहाड़ी, किसान और शिकारी राजा के उदाहरण द्वारा सच्चे आचरण का रूप स्पष्ट किया है कि किस तरह वह किसान अपने पवित्र आचरण द्वारा शिकारी के दूषित हृदय को बदल देता है। इस तरह पवित्रता और अपवित्रता दोनों से ही आचरण का निर्माण होता है। भले बुरे विचार आचरण को बनाने में सहायक होते हैं। ब्रह्म जगत के व्यापार सदैव अंतरात्मा को प्रभावित किया करते हैं और उन प्रभावों से ही आचरण का निर्माण होता है। अच्छे धार्मिकों, महात्माओं एवं ऋषियों की बातें तभी हमारे अंतःकरण को स्पर्श करती हैं जब हम उनके से आचरण करने लगते हैं। कोई भी धर्म संप्रदाय आचरणहीन व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता और आचरण वाले व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता और आचरण वाले व्यक्तियों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारी होते हैं। लेखक ने इसी कारण आचरण के विकास को जीवन का परम उद्देश्य बतलाया है। आचरण के विकास के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सामग्री के जुटाने पर बल दिया है। निष्कपट एवं सतत परिश्रमी किसान को अच्छे आचरण वाला माना है। लेखक का स्पष्ट विचार है कि केवल धर्म किसी जाति को उन्नत नहीं बनाता, अपितु कठोर जीवन, परिश्रम, खोज एवं सतत प्रयत्न किसी जाति को उन्नत बनाते हैं। साथ ही संसार में सतत परिश्रम ही आचरण का स्वर्ण हाथ आता है। कभी अकर्मण्य एवं आलसी आचरण की सभ्यता को प्राप्त नहीं कर पाते। आचरण की प्राप्ति केवल स्वप्न
देखने से नहीं होती, अपितु लगातार परिश्रम करने से होती है। धर्म पुस्तकों से कुछ नहीं होता और न आडंबरों से शुद्ध आचरण की प्राप्ति होती है। इसीलिए पहले प्राकृतिक सभ्यता प्राप्त करो। प्राकृतिक सभ्यता से मानसिक सभ्यता आएगी और मानसिक सभ्यता के आते ही आचरण की सभ्यता प्राप्त होगी। इस आचरण की सभ्यता के प्राप्त होते ही शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। द्वेष, विद्रोह, ऊंच नीच की भावना आदि का भेद समाप्त हो जाएगा। मानवतावाद की स्थापना होगी। सर्वत्र प्रेम और एकता का अखंड राज्य स्थापित हो जाएगा। दोस्तों, यह निबंध अब यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट निबंध हम जानेंगे अब गेहूं बनाम गुलाब, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें ताकि दोनों निबंधों का लाभ आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित गेहूं बनाम गुलाब, जो कि निबंध इस प्रकार है। गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से मानस तृप्त होता है। गेहूं बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं? पुष्ट शरीर या तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस। जब मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, क्षुधा क्षुधा, पिपासा पिपासा, क्या खाए क्या पिए। माँ के संतानों को निचोरा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ ना छूट पाए उससे। गेहूं उसकी भूख का काफिला आज गेहूं पर टूट पड़ा है। गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ। मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजारे जा रहे हैं गेहूं के लिए। बेचारा गुलाब भरी जवानी में सिसकियां ले रहा है। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है। किंतु चाहे कच्चा चरे या पकाकर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर। मानव को मानव बनाया गुलाब ने। मानव तब बना जब उससे शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी। यही नहीं, जब उसकी भूख खाओ खाओ कर रही थी तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टकी थी, मतलब टंगी थी। उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी कामिनियाँ गेहूं को उखल और चक्की में पीस कूट रही थी। पशुओं को मार कर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ। उनकी खाल का बनाया ढोल और उनकी सींग की बनाई तुरही मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप छप में उसने ताल पाया। तराने छोड़े, बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, वंशी भी बनाई। रात का काला धूप पर्दा दूर हुआ, तब यह उच्च वसित हुआ। सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समाधि मतलब समिधा जुटाने में उसे, समिधा मतलब सामान जुटाने में सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ। उषा की लालिमा से उगते सूरज की स्नेह स्नेह प्रस्फुटित होने वाली सुनहली किरणों से पृथ्वी पर चमचम करते लच ओस कणों से आसमान में जब बादल उमरे, तब उनमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। उनके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठाने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और
मानस समांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है। गेहूं पर विजय प्राप्त करने की उपवास, व्रत, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वह सुखी रहा, आनंदमय रहा। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। उसकी श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम। उसका सांवला दिन में गायें चराता था, रात में रास रचाता था। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था, और जब आकाश पर उसकी नजरें गड़ी थी, उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर हैं। किंतु धीरे धीरे यह संतुलन टूटा। अब गेहूं प्रतीक बन गया, हड्डी तोड़ने वाले, उबाने वाले, थकाने वाले, नारकीय यंत्रणाएं देने वाले श्रम का वह श्रम जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सके। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीज का, वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। अब उसके सांवले ने हाथ में शंख और चक्र लिए। नतीजा महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश। वह परंपरा चली आ रही है। आज चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है। गेहूं सिर धुन रहा है, खेतों में गुलाब रो रहा है, बगीचों में दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर दुर्भाग्य पर। चलो पीछे मुड़ो, गेहूं और गुलाब में हम एक बार फिर संतुलन स्थापित करें। किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा है? मुड़ सकता है? यह महायात्री चलता रहा है, चलता रहेगा। और क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? क्या इतिहास फिर दोहरा कर नहीं रहेगा? नहीं, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा न करो। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, गेहूं पर गुलाब की विजय, चिर विजय। अब नए मानव की यह नई आकांक्षा हो। क्या यह संभव है? बिल्कुल। 16 आने संभव है। विज्ञान ने बता दिया है यह गेहूं क्या है, और उसने यह भी जता दिया है कि मानव में यह चिर बुभुक्षा क्यों है। गेहूं का गेहूत्व क्या है, हम जान गए हैं। यह गेहूत्व उसमें आता कहाँ से है, हमसे यह भी छिपा नहीं है। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रतिक्रिया के पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है। क्यों? पृथ्वी उड़ाई, जुताई, गुराई। हम पृथ्वी और आकाश के नीचे इन तत्वों को क्यों न ग्रहण करें? यह तो अनहोनी बात, यूटोपिया। हाँ, यह अनहोनी बात, यूटोपिया तब तक बनी रहेगी जब तक मानव संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल एक करता रहेगा। ज्यों ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, यह बात हस्ता मलक्कत सिद्ध होकर रहेगी और विज्ञान को इस ओर
आना है, नहीं तो मानव क्या सर्व ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर भी कदम बढ़ा रहा है। कम से कम इतना तो अवश्य ही कर देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन की परमावश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफ्तारात हो जाए। बीज, खाद, सिंचाई, जुताई के ऐसे तरीके और किस्म आदि तो निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल कर दे। प्रचुरता, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है। प्रचुरता एक प्रश्न चिन्ह। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? हमारा सोने का हिंदुस्तान यह गीत गाएगी, किंतु यह ना भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता निवास करती थी, जिसे दूसरे की बहु बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी। राक्षसता तो जो रक्त पीती थी, जो अभक्ष खाती थी, जिसके अकाय शरीर था, 10 सिर थे, जो 6 महीने सोती थी। गेहूं बड़ा प्रबल है, वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर बहुत दिनों तक आपको तबाह करना चाहेगा। तो प्रचुरता में भी राक्षसता न आवे, इसके लिए क्या उपाय? अपनी मनोवृत्तियों को वश में करने के लिए आज का मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है। इंद्रियों के संयम और वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की। संयमय मन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर अस्खलित हो गई। आज भी देखिए, गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। इसीलिए उपाय एकमात्र है वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करना। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो। गेहूं पर गुलाब की, गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है, वह दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप में हम सब पर छाई है, जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही, राजनीतिक रूप में रक्त बहाती रही, अब दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया मानस का संसार, सांस्कृतिक जगत कहा। आहा, कैसा वह शुभ दिन होगा। हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बनाएंगे। जब गेहूं से हमारा पिंड छूट जाएगा और हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे। गुलाब की दुनिया, रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया, भौरे नाच रहे, गूंज रहे, फूल सुगंधनी फुदक रही, चहक रही, नृत्य गीत आनंद उत्साह, कहीं गंदगी नहीं, कहीं क्रूरता नहीं। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब खिल रहे, आँखों में से गुलाब झांक रहा। जब सारा मानव जीवन रंगमय, सुगंधमय, नृत्यमय, गीतमय बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? वह आ रहा है। क्या आप देख नहीं रहे हैं? कैसी आंखें हैं आपकी, शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे के हटाए और देखिए वह अलौकिक स्वर्गिक दृश्य इसी लोक में, अपनी इस मिट्टी की पृथ्वी पर ही
शौक के दीदार अगर हैं तो नज़र पैदा कर। दोस्तों, दोनों निबंध अब यहीं समाप्त होता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और भी वीडियो देखने के लिए इच्छुक हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिंदी विषय, कंप्यूटर, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान से संबंधित MCQ क्वेश्चन आंसर, जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।